हेलो हेलो। आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सबों को बधाई देता हूं। यहाँ उपस्थित छात्र संकायाध्यक्ष प्रॉक्टर, सीसीडीसी, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के विभिन्न इकाइयों के कोऑर्डिनेटर, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मीडिया के बंधु, एनसीसी कैडेट्स, उपस्थित तमाम महानुभावों का मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय की ओर से आपको पुनः बधाई देता हूं। आज 26 जनवरी 2024 को हम लोग यह गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाते हैं तो यह केवल एक जश्न का माहौल या जश्न का मौका नहीं है। आज हमें इस अवसर पर उन शहीदों को याद करने का मौका है, हमारी उपलब्धियों पर इतराने का मौका है, हमारी चुनौतियों को सामने नज़र पर रख करके तैयारी करने का मौका है। हमारा भारतवर्ष देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जो पटकथा लिखी गई थी, वह 26 जनवरी 1950 को उस सपने का सपना साकार हुआ और हम एक पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित किए गए। तो इस अवसर पर यह केवल जश्न ही नहीं मनाना है, हमें अपने उन शहीदों को याद करना है जो वीर गति प्राप्त किए और हमारे देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर ने अपने शब्दों में जो पिरोया है, आप सभी जानते हैं। उन शहीदों को याद करने के लिए कि ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए, जरा आंखों में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही कहानी, जरा याद करो जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर ने इसीलिए गाया है और हम सब के जेहन में ये बातें हैं, जिसे सुन करके प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू आ गए थे। और इन्हीं शहीदों को याद करने के लिए एक अन्य कवि हरिओम पवार ने कहा है कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो भारत माता की जय कह करके फांसी पर चढ़ जाते थे, ये जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनके खातिर जुआ पर नाम लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। तो ये जो हम शहीदों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और एक प्रेरणा लेते हैं कि हमें इस देश का जो हमारा गणतंत्र मिला है, इस देश का जो हमारा स्वाभिमान है, उसको हम बचा करके रखें और यह जिम्मेवारी हम सबों की है। खास करके संविधान में हमारा जो मूल उद्देश्य है संविधान का, वह है हमारे विभिन्न इलाकों के लोग जो अनेकता में एकता है, विविधता है, एकता उसमें बनाए रखना है।
इस प्रकार से संविधान बनाया गया है कि हमारा राष्ट्र एक सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च गुणों वाला राष्ट्र बने और पूरे विश्व में हम अपना झंडा फहराएं। और हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी प्रत्येक क्षेत्र में, आज अगर हम उसको उन इतिहास के पन्नों को उल्टा कर देखते हैं तो आज हमारा सर गौरव से ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, जब हम अमेरिका और रूस के फेंके हुए गेहूं को आयात करते थे और हमारी यहाँ जनता उसे खाती थी, आज हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। आज हम निर्यात करने की स्थिति में है। दूध उत्पादन में आज हमारा देश विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। न केवल कृषि के क्षेत्र में, आज औद्योगिकरण में लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकरण में लीजिए, तकनीक में लीजिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में लीजिए, खेल कूद के क्षेत्र में पिछड़ा था, अब तो हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में जो मेडल प्राप्त नहीं कर पाते थे, आज हम वहाँ भी मेडल प्राप्त कर रहे हैं। तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति जो हम कर रहे हैं, 1947 से आज तक हमने हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है और इसे हमें संभाल के रखना है। यह जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। खास करके ये हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इनके कंधों पर है। हम शिक्षकों के कंधों पर है ये जिम्मेवारी। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी चली जाती है और यह कह करके चली जाती है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल करके, ये देश, इस देश को रखना मेरे बच्चे संभाल करके। तो यह हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को यह संदेश दे करके जाते हैं और हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। यही संविधान हमें बताता है, यही संविधान हमें बताता है कि हमारा देश केवल देश नहीं है, यह केवल ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम नगर और कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद, सड़क और आयोगों का काम नहीं होता है देश। सज्जन सीना तान के चलते वही होता है देश और हर दिल के अरमान में चलते वही होता है देश। तो यह हमें संविधान सिखाता है और हमें उसी मार्ग पर चलना है। और हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जिस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को पूरी लगन से, पूरी जवाबदेही से, पूरे नियम कानून से और संविधान के तहत अगर हम करते रहे, अपनी अपनी जिम्मेवारियों को निभाते रहे, तो हमारा देश महान देश बनने में हमें देर नहीं होगा और हमें विश्व गुरु, पुनः विश्व गुरु स्थापित होने में हमें टाइम नहीं लगेगी। आज हम जो शिक्षा दे रहे हैं अपने छात्रों को, उस शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने पहले ही कहा कि हमारा देश स्वतंत्रता के बाद हर क्षेत्र में प्रगति किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय मात्र 20 विश्वविद्यालय थे पूरे भारतवर्ष में और लगभग 500 महाविद्यालय थे। आज हमारे देश में 1000 के लगभग विश्वविद्यालय हो गए हैं और 40,000 से अधिक महाविद्यालय हो गए हैं। हमने कितनी प्रगति की है, लेकिन यह संख्यात्मक प्रगति है। हमें गुणात्मक प्रगति की ओर भी ध्यान देना है। हम विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में कहीं अपना स्थान नहीं पा रहे हैं। हमारा कोई भी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का विश्व के 100-150 विश्वविद्यालयों में स्थान नहीं पाता है। तो संख्यात्मक दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। गुणात्मक दृष्टि को हम आगे बढ़ाना है। तो गुणात्मक दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत हमें अपने छात्रों को तैयार करना है। हमें छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। अभी तक हम छात्रों को केवल जो डिग्रियां देते थे, केवल सूचना देते थे, सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करते थे, लेकिन हमको अब सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करना है, सूचना को शिक्षा में परिवर्तित करना है, शिक्षा को ज्ञान में परिवर्तित करना है, ज्ञान को विचार में परिवर्तित करना है और विचार को व्यवहार में परिवर्तित करना है। भले वह लाभोपार्जन के दृष्टि से वह कुछ कम रहे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें एक ऐसा इंसान पैदा करना है, हमें एक ऐसा नागरिक का निर्माण करना है जो इस देश में
अपने समाज के प्रति कर्तव्य को समझे, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के समझे, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को समझे। हमको ऐसे नागरिक का निर्माण करना है। हमें ऐसा छात्र, ऐसा आदमी पैदा नहीं करना है जो राष्ट्र की प्रगति को भूल जाए, समाज के जिम्मेवारियों को भूल जाए और लाभोपार्जन करने के लिए विदेश चला जाए और विदेश में करोड़ों अरबों रुपया कमाने लगे और बूढ़े माँ बाप हो तो उसकी आकर के देखभाल भी नहीं करे, सेवा भी नहीं करे। हमें ऐसे बच्चों को तैयार नहीं करना है। हमें ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो अपने माँ बाप, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेवार हो। ऐसे बच्चों को तैयार करना है। यह हमारी जिम्मेवारी है और यही हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें बताती है। तो इसके लिए सर्वांगीण विकास, जिसमें हमारा शैक्षिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो और हमारा सामाजिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, ये सारे विकास होंगे तब हमें ऐसे नागरिक को पैदा कर सकेंगे। और यह जिम्मेवारी आप लोगों को लेनी है, आप लोगों को संकल्प लेना है। और आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर हम इस संकल्प को पूरा करते हैं, हो जो संकल्प सजल, साधन निर्मल निश्चल, शून्य रूप पावे, रूप निरंतर आवे, स्वर्ग तो क्या आकाश धरा पर आवे। तो इस संकल्प के साथ आज हम लोगों को तैयार होना है कि हमको एक ऐसा नागरिक तैयार करना है जो समाज और राष्ट्र के काम आवे। तो इन्हीं संकल्पों के साथ अब हम आते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की ओर। आज हमारा विश्वविद्यालय, हमें यह गर्व महसूस होता है। सबसे पहले तो हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। इस पर हम सबों को गर्व होना चाहिए। आज हमें गर्व होता है, हम उस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, हम उस विश्वविद्यालय के शिक्षकगण हैं, हम उस विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। यह गर्व महसूस होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय हमारा कई मायनों में पूरे झारखंड राज्य में प्रथम है, कई मायनों में हम झारखंड और बिहार के विश्वविद्यालयों में आगे हैं, यह हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमें इतने से संतुष्ट नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है और हमें हर मामले में केवल झारखंड में नहीं पूरे राष्ट्र में नंबर 1 बनना है और अपनी छाप विश्व में भी छोड़नी है। आपको यह जान करके खुशी होगी कि आज हमारा विश्वविद्यालय जो लगभग 61,000 स्क्वायर मीटर 5,49,000 स्क्वायर फीट में निर्मित है। हमारा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है यह लगभग 5,49,000 स्क्वायर फीट है, 61,000 स्क्वायर मीटर है। सैकड़ों कमरे हैं, 450 कमरे तो केवल एकेडमिक ब्लॉक में है, उसके बाद लाइब्रेरी वाला ब्लॉक है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी आप लोगों को यह जान करके खुशी होगी कि हमें अब 77 करोड़ रुपये और आवंटित हुए हैं, जिससे हमारे आवश्यकता अनुसार फर्नीचर, पुस्तकालय इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। अभी तक जो कमी थी हमारे यहाँ पुस्तकालय की, वो व्यवस्था जल्द शीघ्र ही होने जा रही है। किताब के लिए हमें लगभग 5 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। हमने सभी विभागाध्यक्षों से मांगी है किताब की लिस्ट। जल्दी ही हम लाइब्रेरी की भी स्थापना करेंगे और हम 12B की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें नैक भी करवाना है। हमने IQAC सेल का गठन विश्वविद्यालय ने किया है। IQAC सेल ने कई कार्यक्रम किए हैं, यहाँ सेमिनार आयोजित किए हैं, वर्कशॉप आयोजित किए हैं। आपको ये जान करके खुशी होगी कि हाल के दिनों में हमने इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ एक MOU भी किया है और उस MOU के तहत हमारे कोई भी विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र अगर सिल्क उत्पादन से लेकर के सिल्क निर्यात तक का कोई भी मदद चाहेगा तो वह हमें मुफ्त मुहैया कराएगा। और सिल्क उत्पादन से लेकर के और सिल्क के निर्यात तक में सिल्क के मार्केटिंग की जो भी पढ़ाई अगर हमको करनी है, हम अगर यहाँ कराना चाहते हैं, कोर्स स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वह रिसोर्स पर्सन भी उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय ने
खेल कूद के क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। इस वर्ष ताइक्वांडो में हमारा एक छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला है। तीरंदाजी में हमारे 8 छात्रों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। एक चितरंजन टुडू ने रजत पदक प्राप्त किया और 20 किलोमीटर चाल में अंशु कुमार ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं इन सबों को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि ये इसी प्रकार से विश्वविद्यालय का और समाज का नाम, राष्ट्र का नाम रोशन करते रहें। एनएसएस में हमारी एक छात्रा सुरभि जो राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त की है। ऋचा पांडे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट की है, यहाँ से चयनित होकर के। विश्वनाथ ओराय, कृष्णानंद, इस प्रकार हमारे छात्र एनएसएस में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। हम इन सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। कोऑर्डिनेटर मौसूफ साहब को शुभकामना भी देते हैं और बधाई देते हैं। उधर स्पोर्ट्स के जो हमारे डीएसडब्ल्यू मैडम है और बेग साहब है और स्पोर्ट्स की पूरी टीम जनार्दन के साथ हम सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। मौसूफ साहब से मैंने निवेदन किया था इस महीने के प्रारंभ में कि आप एनएसएस की यूनिट हमारे विश्वविद्यालय में भी स्थापित करें। इन्होंने मुझे वचन दिया है कि 15 फरवरी तक हम 3 यूनिट विश्वविद्यालय में एनएसएस की चालू कर देंगे। तो मैं शुभकामना देता हूं कि आप इसे चालू करें। हमारा एग्जाम सेक्शन में आपको जान करके खुशी होगी कि एनएडी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी के तहत लगभग 1,40,000 बच्चों का हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, जो न केवल झारखंड और बिहार दोनों राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में हम प्रथम हैं। हमें गर्व होता कहते हुए कि हम एबीसी के तहत भी 31,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया है। संभवतः अपना विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें मल्टीपुल एग्जिट और मल्टीपुल एंट्री के तहत एक बच्चे का एडमिशन हम लोगों ने लिया है, जो जयपुर से यहाँ आई है। उसके लिए एनईपी कोऑर्डिनेटर हिमांशु जी और कंट्रोलर साहब ने काफ़ी प्रयास करके, काफ़ी नियमों को देख करके उसका एडमिशन हुआ है। मैं इस दिशा में भी हमारा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से आगे चल रहा है और हम एनईपी को पूर्णतः उसके सभी अध्यायों को लागू करने की ओर अग्रसर है। हमारे यहाँ विकसित भारत 2047 जो कि प्रधानमंत्री महोदय की एक योजना है कि 2047 तक हमारे विकसित भारत होने में युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो हम अपने युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में विकसित भारत के नोडल ऑफिसर हमारे राजीव प्रधान जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक छात्रों से निवेदन करते हैं कि वे उसमें रजिस्टर्ड हों और अपने अपने इनोवेटिव आइडिया को दर्ज कराएं। और हम चाहते हैं कि इस दिशा में भी हमारा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त करे और इसमें बहुत अधिक देरी नहीं है। अगर जरा सा प्रयास करेंगे, हम सभी शिक्षक मिल करके अगर अपने अपने वर्गों में जा करके और छात्रों को हर क्लास में अगर कह दें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, इनोवेटिव आइडिया दीजिए, तो एक दिन के अंदर ही हजारों की संख्या में हम पार कर सकते हैं। प्लेसमेंट में हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ग्लेनमार्क जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे 21 विद्यार्थियों का चयन किया है, उन्हें ऑफर लेटर भी दे दिया है और बहुत शीघ्र बजाज एयरलाइन जैसी कंपनी हमारे विश्वविद्यालय में अपना अभियान चलाने आ रही है और इसके जो रिजवान साहब इसको देखते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। IQAC कोऑर्डिनेटर प्रवीण सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने वर्कशॉप किया है और अभी नैक के लिए हम लोगों को बहुत तेजी से मुस्तैदी से आगे बढ़ना होगा। HRD का इंस्ट्रक्शन है बहुत जल्दी विश्वविद्यालय का और सभी महाविद्यालयों का जहाँ नैक लेफ्ट हो चुका है उन्हें नैक की तरफ आगे बढ़ना है, नैक करवाना है। हमारे यहाँ सोलर एनर्जी के लिए 1400 kV का सैंक्शन हो चुका है, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की जो जरूरत है उसकी पूर्ति होगी। 100 kV कार्यरत है, 100 kV का कार्य चल रहा है।
एनईपी के तहत हिमांशु जी के नेतृत्व में 7 वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजित किए हैं और 2022 से हमारा एनईपी लागू है। इस प्रकार से पहली बार संभवतः हम लोगों ने झारखंड में इंडक्शन मीट 4 दिसंबर को नविता मैडम के नेतृत्व में और सारे अधिकारियों के सहयोग से इंडक्शन मीट कराया था। यह भी हमारे विश्वविद्यालय में संभवतः प्रथम बार हुआ है। हमारे यहाँ टैक्स अवेयरनेस प्रोग्राम, साइंस कॉन्क्लेव, अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग हासिल करने जा रहे हैं कि साइंस कॉन्क्लेव के लिए हमारे विश्वविद्यालय का चयन किया गया है और हमारे विश्वविद्यालय के लगभग 30-35 छात्र और शिक्षकगण कैंप भी कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। रिजवान जी इसको देख रहे हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए यह एक अनूठा अभियान चलाया गया है और इस अभियान में हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको कि हम लोग भूल चुके हैं, गांव के लोग अभी भी अपनाते हैं, तरह तरह के निर्माण करते हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजी है उनके पास, तरह तरह के जुगाड़ है जो आजकल के साइंटिस्ट लोगों के दिमाग से बाहर की बातें हैं। उनको आश्चर्य होता है कि ये काम कैसे हो रहा है। ये जो जुगाड़ जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास है, उनको डॉक्यूमेंटेड करके और उसको हम लोगों को पॉपुलराइज करना है, यह साइंस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है और इस दिशा में हमारा बहुत ही सराहनीय कार्य होने जा रहा है। फरवरी महीने में संभवतः इसका एक प्रदर्शनी एक राज्य स्तर पर यहाँ धनबाद में ही होने जा रहा है, या तो सिंपल ISM में हो या अगर हमारा विश्वविद्यालय तैयार होगा तो यहाँ भी हो सकता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि पूरे राज्य भर के कितने डॉक्यूमेंटेशन हुए इस दिशा में। हम अब अपनी उपलब्धियों को का बहुत लंबा सिलसिला है। हम भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। हमारे शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हमसे बराबर मिलते रहते हैं कुछ न कुछ काम को लेकर के। हमने उनको एक जिम्मेवारी दी देवेंद्र जी के नेतृत्व में कि आप भी हमारा विश्वविद्यालय के लिए क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो कहिएगा वो हम लोग तैयार हैं। 2 जिम्मेवारियां हमने उनको दी। एक तो एकेडमिक ब्लॉक की जो साफ सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने की, और दूसरी जिम्मेवारी दी थी कि बस सर्विस हमारे विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए चालू हो जाए, इसका कोई उपाय कीजिए। उन्होंने बड़े ही त्वरित गति से नगर आयुक्त से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और आश्वासन मिला है कि 2 महीने के अंदर कई रूट पर हम बस चालू करेंगे और हम पुनः उनसे निवेदन करेंगे कि 2 महीने के बाद जब उनके पास काफी संख्या में बस आएगी तो करेंगे ही, तत्काल एक बार किसी एक रूट पर भी बस चालू कर दें तो हमारा यह अभियान प्रारंभ हो जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत शीघ्र एक फर्स्ट एड सेंटर कह दीजिए, जिसको आगे हम लोग डेवलप कर लेंगे हेल्थ सेंटर यूनिट तक में। वो हम संभवतः 2 फरवरी को उसका उद्घाटन हो जाएगा। कॉमन रूम के लिए हमने संसाधन की बात कर ली है। कॉमन रूम भी हमारा छात्र छात्राओं के लिए बहुत शीघ्र फरवरी महीने में ही चालू हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में भविष्य में एक पुलिस का पिकेट, एक पोस्ट ऑफिस का सेंटर और एक बैंक सेंटर भी, बैंक का यूनिट भी, एक्सटेंशन काउंटर भी स्थापित हो, जिससे कि हमारे छात्र और छात्राओं को और शिक्षक लोगों को सुविधा हो। इस दिशा में हमारा ये है। और एक उपलब्धि के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि BPSC में हमारी शशि प्रिया नाम की छात्रा ने BPSC को क्रैक किया है, मैं उसको भी बधाई देता हूं। आज 26 जनवरी के अवसर पर एक नई आइडिया, अभी पुष्पा मैडम के साथ बैठा था अभी जस्ट 10 मिनट पहले, तो एक नई आइडिया दिमाग में आई और उसको मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के हर महाविद्यालय में यह अनिवार्य रूप से लागू हो जाए। तो NAC में जब टीम आती है, हम लोग भी जाते हैं, तो हर महाविद्यालय की एक डिस्टिंग्विशनेस देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं जो कि कहीं नहीं पाई जाए, बहुत कम जगह पाई जाए, और वह समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करे, समाज के उत्थान के लिए काम करे। ऐसी कोई कार्य होना चाहिए, अलग अपना इनोवेटिव आइडिया से, अपने दिमाग से। तो यह अचानक दिमाग में ग्रो करता है।
तो मेरे दिमाग में कल जब मैं आरपी सिंह के कॉलेज में गया था जामाडोबा में परसों, तो वहां देखा कि बहुत बड़ी जमीन इनके पास उपलब्ध है, झाड़ झंकार लगे हुए हैं। तो मेरे दिमाग में उस समय आई कि क्यों नहीं 700 बच्चे हैं, सभी बच्चों को 10-10 बच्चों का एक एक ग्रुप बना दिया जाए, 70 ग्रुप हो जाएगा। हर ग्रुप को थोड़ी थोड़ी जमीन अलॉट कर दी जाए 500-1000 स्क्वायर फीट, और कह दिया जाए कि इसको साफ सुथरा करके डेवलप करके इसमें आप अपना सब्जी लगाइए, अपने लगाइए, अपने खाइए, घर ले जाइए, गरीबों में बांटिए। तो यह एक गुड प्रैक्टिस होगा। जमीन भी हमारी साफ सुथरी हो जाएगी, जमीन का सदुपयोग होगा, सदगति होगी। अभी दुर्गति हो रही है, जमीन की सदगति होगी। और बच्चों में आज जो पुष्पा मैडम से बात हुई, तो बच्चों में एक सेंस विकसित होगा। आज बच्चे, हमारे शहर के गांव के बच्चे नहीं जानते हैं कि किस सब्जी का बीज कैसा होता है, गाछ कैसा होता है। कृषि प्रधान देश है हमारा। हमारे देश के हर बच्चों को जानना चाहिए, पौधा पहचानना चाहिए, बीज पहचानना चाहिए। तो इससे यह सेंस भी डेवलप करेगा। और मुझे लगता है कि मैं इतने देश भर में इतने महाविद्यालयों का निरीक्षण किया हूँ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अगर हम लोग ये काम करते हैं और आप हर महाविद्यालय के प्राचार्य इस कार्य को करते हैं, तो यह एक क्रांति हमारे विश्वविद्यालय से, हमारे महाविद्यालय से शुरू हो, और हम पूरे राष्ट्र को यह संदेश दें कि हम खराब बंजर जमीन को सदगति प्रदान कर रहे हैं और छात्रों को योग्य बना रहे हैं। तो इस कार्य को हम चाहते हैं कि हर महाविद्यालय में जहाँ भी जमीन फालतू है, इसका सदुपयोग इस तरीके से किया जाए। आज मैं यही चाहता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोगों ने बहुत काम तो किया है, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियाँ हैं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज आप संकल्प लेकर उठे कि हम एक आदर्श नागरिक का निर्माण करेंगे और समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद।